नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल का दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हमने एटम्स को देखा तथा दो थ्योरी को पढ़ा था। आज मैं आपको आयन, मॉलिक्यूलर मास और मोलर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आयन्स। आयन धातु और अधातु से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, वह आवेशित कणों के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसे हम आयन कहते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। धातु तथा अधातु युक्त यौगिक जो होते हैं, मेटल और नॉन मेटल युक्त जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो जो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आवेशित कणों, चार्जेबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। उन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल युक्त जो मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे, वह आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, उसी को हम आयन कहते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, एग्जाम्पल के लिए NaCl है। NaCl में Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। इन्हीं को हम आयन कहते हैं। प्लस और माइनस जो तत्व हैं, इसमें एलिमेंट हैं, इन्हीं को हम आयन कहते हैं। जिस पे प्लस चार्ज होता है, जिस एलिमेंट पे प्लस चार्ज होता है, यानी धनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम एनायन कहते हैं। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस एलिमेंट पर माइनस चार्ज होता है, उसे हम कैटायन कहते हैं। कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को एनायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एनायन हम किसे कहेंगे। धातु और अधातु युक्त यौगिक जो आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, उन्हीं आवेशित कणों को आयन कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, वह आयन और अणु पे निर्भर होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार आयन भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं। किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार, आणविक द्रव्यमान, इसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। इससे पहले हमने मॉलिक्यूल को पढ़ा था कि मॉलिक्यूल परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा किसी भी एलिमेंट में जो अणु होते हैं, जो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो अणुओं में होती है, वह उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब हम मॉलिक्यूलर मास को पढ़ेंगे। किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का जोड़ ही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। किसी भी यौगिक में, जैसे H2O है, हमारे पास H2O एक कंपाउंड है जिसका नाम है पानी, वाटर। एक यौगिक H2O है। हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया कि H2O का मॉलिक्यूलर मास बताइए।
मॉलिक्यूलर मास बताइए, यानी कि आणविक द्रव्यमान अणुभार बताइए। हम जानते हैं कि H2O यानी किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर मास उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। अब इसमें परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो परमाणु हैं जो मिलकर एक यौगिक, एक कंपाउंड पानी को बनाते हैं। अब उसने हमारे पास कहा कि H2O का मॉलिक्यूलर मास बताइए। हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। H2O का मॉलिक्यूलर मास बराबर, दो परमाणु है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, द्रव्यमानों का जोड़ करना है हमने। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 से इंटू कर देंगे इसको। 1 द्रव्यमानों का जोड़ करना है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही परमाणु है इसलिए 1 से इंटू करेंगे 16, इक्वल टू हो जाएगा 18। जिस प्रकार से एटॉमिक मास की यूनिट थी U, यूनिफाइड, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी U है, यूनिफाइड। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एटॉमिक मास की यूनिट होती है U, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी U होती है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा कि हम किस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। किसी भी यौगिक में, कंपाउंड में, H2O में, उसके परमाणुओं का द्रव्यमान, उसके परमाणु के द्रव्यमान के जोड़ से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इस प्रकार से हमने मॉलिक्यूलर मास को देखा। जैसे उसने यहीं पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है HNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। HNO3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है HNO3। अब हमने इन तीनों परमाणुओं का मास का, द्रव्यमान का जोड़ करके हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, मास होता है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है इसलिए 1, प्लस नाइट्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 14, इसलिए 14। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए केवल एक आएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 परमाणु हैं इसलिए 3 से इंटू करेंगे, 3 × 16। यहाँ पे हो जाएगा ये 14, 15 प्लस ये हो जाएगा 48, और दोनों मिला के हो जाएंगे 63 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, 63U। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर मास के बाद हम मोलर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमने देखा कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट यानी मोलर
मोलर परिकल्पना। यहाँ पे मोल शब्द का अर्थ ढेर से है। ढेर, मोल एक लैटिन भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका मतलब ढेर से है। वैज्ञानिकों ने इस शब्द का मतलब परमाणु और अणुओं के एक ढेर से लिया है, यानी बहुत अधिक परमाणु और अणुओं की संख्या से लिया है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मोलर कॉन्सेप्ट की यानी मोलर कल्पना की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। हम इसे एक अभिक्रिया यानी एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा जानते हैं। हमारे पास H2O की एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है। H2O पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी के कंपाउंड को, यौगिक को बनाता है। इस अभिक्रिया से हमें 2 निष्कर्ष निकालते हैं हम। पहला निष्कर्ष निकलता है कि पानी यौगिक बनने की, पानी के कंपाउंड बनने की क्रिया में दो हाइड्रोजन के अणु व 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी के 2 अणु बनाते हैं। इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष अणु की संख्या पे निकालते हैं, संख्या के द्वारा निकालते हैं कि इस यौगिक में कितने अणु हैं या कितने परमाणु हैं। दूसरा, हम भार के, मास के रूप में निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन का, ये 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे 4U हो जाएगा। 2 इसका निकला, हाइड्रोजन का 2 होगा क्योंकि 2 परमाणु हैं। यहाँ पे परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ से उसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है और यहाँ पे 2 परमाणु हैं जो 1 अणु बना रहे हाइड्रोजन का, इसलिए 2 इसका मास हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। 4U अणु, हाइड्रोजन के 4U अणु व ऑक्सीजन के 16, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32U अणु मिलकर पानी के, वाटर के, ये दोनों मिलाकर हो गए 36U अणु बनाते हैं। यहाँ पे 2 निष्कर्ष इस रिएक्शन के निकले कि 2 हाइड्रोजन के अणु व ऑक्सीजन का 1 अणु पानी के 2 अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 4U अणु, यानी इसका ये मास है, अणुओं का मास, व ऑक्सीजन के 30U अणु मिलकर वाटर के 36 अणु बनाते हैं। यानी कि इस 2 निष्कर्षों से हमें परमाणु या अणुओं की संख्या या उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर हम परमाणु और अणुओं की संख्या किसी यौगिक में देखें, जैसे यहाँ पे H2 है, अगर बहुत अधिक मात्रा में किसी यौगिक में परमाणु और अणु हैं, तो इस विधि द्वारा
उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक मोल परिकल्पना की जिसके जरिए हमें परमाणु और अणुओं की संख्या जानने में आसानी हुई। अब हम परमाणु और अणुओं के मोलर मास को देखते हैं। किसी यौगिक में कितने अणु हैं तथा कितने परमाणु हैं, इसके लिए मोल की खोज की गई और उसके पैमाने को एक मोल माना गया। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमने कह दिया H2O में कितने मोल परमाणु हैं, कितने मोल आयन हैं, उनको हम मोल के रूप में लेंगे। हमने इससे पहले देखा कि एक अभिक्रिया द्वारा देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर कितने परमाणु मिलकर पानी को बनाते हैं या उनका भार क्या है। यह एक दूसरी विधि है और उसी को जानने के लिए कि यौगिक में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, मोलर संकल्पना को लिया गया। उसी प्रकार एक मोल बराबर लिया गया 6.022 × 10⁻23। इसी को एवोगाड्रो नंबर या कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मान फिक्स होता है, इसको N0 से डिनोट करते हैं। यह एक मोल का मान लिया गया। इसी के जरिए मोलर मास निकाला गया। किसी यौगिक का मोलर मास निकाला गया। किसी यौगिक का मोलर मास उसी प्रकार से लिया जाता है जिस प्रकार से एटॉमिक मास लिया जाता है। अब हम मोलर मास को देखेंगे। मोलर मास किसी भी एलिमेंट, तत्व, एटम, परमाणु में परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या उसका एटॉमिक मास कहलाता है। उसके एटॉमिक परमाणुओं का मास ही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। उसी प्रकार एक मोल में उपयुक्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान उसका मोलर मास कहलाता है। एक मोल में जितने परमाणु आएंगे इतने परमाणु, इनका जो मास होगा, इनका जो द्रव्यमान होगा, वह मोलर मास होता है। मोलर मास में एटॉमिक मास की तरह ही नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, उसी प्रकार हाइड्रोजन का जो मोलर मास होगा, जो मोलर द्रव्यमान होगा, वह भी 1 होगा, लेकिन यह ग्राम में होगा। यह एक भार के रूप में होगा, ग्राम में होगा। यहाँ पे एटॉमिक मास है, जैसे ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास में हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु का मास इतना होगा, लेकिन मोलर मास में हाइड्रोजन का जो मोलर मास है 1 ग्राम है। यह केवल एक परमाणु नहीं होगा, यह 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे जिनका मोलर मास 1 ग्राम होगा। इसलिए यहाँ पे U और G को समझना बहुत ही जरूरी है कि U और G के बीच क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U यानी 1 परमाणु, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास यानी 1 ग्राम, यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ये अंतर है यहाँ पे U और G का। इस प्रकार से जैसे हीलियम हो गया, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होगा 4G, एटॉमिक मास होता है 4U और मॉलिक्यूलर मास होगा 4G।
4G में होंगे 6.022 × 10⁻23 परमाणु, यानी एक मोल में इतने परमाणु या अणु होंगे। हीलियम के एक मोल में इतने परमाणु या अणु होंगे और भार के रूप में 4 ग्राम उसका भार होगा। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं। अब हम मोलों की संख्या किस प्रकार फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मोलों की संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं वो देखेंगे। मोलों की संख्या निकालने के लिए, किसी भी यौगिक में मोलों की संख्या निकालने के लिए, यानी परमाणु और अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोलर के रूप में 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इसमें स्मॉल m दिया गया द्रव्यमान मास होगा। जो भी क्वेश्चन में दिया गया मास होगा वो स्मॉल m हो गया, दिया गया मास। और कैपिटल M होगा मोलर मास। जो भी हमारे पास परमाणु या एलिमेंट दिया होगा उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा जो कि मास पे बेस होगा। जिस भी क्वेश्चन में अगर मास से रिलेटेड कुछ दिया है उसमें ये लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जिसमें अगर संख्या दी होगी उसमें ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मोलों की संख्या, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N0। इसमें कैपिटल N होगा दिए गए मोलों की संख्या, दिए गए मोलों की संख्या। पहले वाले में द्रव्यमान दिया हुआ द्रव्यमान था, इसमें दिए गए मोलों की संख्या n होगा और N0 होगा आवोगाड्रो नंबर। आवोगाड्रो नंबर हमने देखा था जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये हमारे 2 फॉर्मूले होंगे जिनके बेस पे हम मोलों की संख्या निकालेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे एक पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन में दिया है 52 ग्राम हीलियम परमाणु में, हीलियम में 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान मोल के रूप में कितना होगा, मोल के रूप में 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान में मोल कितने होंगे, यानी मोलों की संख्या पूछी है। मोलों की संख्या, यहाँ पे मोलों की संख्या पूछी है कि 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान में मोलों की संख्या के रूप में बताइए। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब उसने हमारे पास क्या दिया, उसने हमारे पास 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान दिया है। हीलियम का द्रव्यमान दिया है 52 ग्राम। और द्रव्यमान वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा कि कैपिटल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया द्रव्यमान, यानी स्मॉल m दिया है, दिया गया मास, द्रव्यमान दिया गया मास स्मॉल m बराबर 52 ग्राम। और परमाणु दिया है हमारे पास, एटम दिया है। जो ये मोलर मास होता है वो जो भी क्वेश्चन में एटम दिया होगा या एलिमेंट दिया होगा
उसका मोलर मास होगा। दिया गया एलिमेंट हीलियम है, He हीलियम है। हीलियम का मोलर मास, जिस प्रकार हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, उसी प्रकार हीलियम का मोलर मास भी 4 होता है, लेकिन वो ग्राम में होता है, ग्राम में होता है, इसलिए 4 ग्राम। अब हम इस क्वेश्चन को इससे लिंक करके देखते हैं। मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m है 52 और मोलर मास कैपिटल M किसका, हीलियम का। क्वेश्चन में जो एटम दिया है उसका मोलर मास 4 है। यहाँ पे निकला n = 13। ये मोलों की संख्या निकल गई 13 मोल। इस प्रकार से हम जो भी मोलों की संख्या निकालनी होगी, जिनको इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकला 52 ग्राम = 13 मोल। 13 मोल हीलियम परमाणु में 52 ग्राम एटम होंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक संख्या के रिलेटेड, जिसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया उसने, दूसरा क्वेश्चन दिया 12.044 × 10⁻23। ये दे दी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या में द्रव्यमान के रूप में मोल कितने होंगे, भार के रूप में कितने मोल होंगे, द्रव्यमान के रूप में मोल कितने होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक नंबर दी है कि इतने मोल हैं, इतने परमाणु हैं, उनमें मोलों की संख्या कितनी होगी द्रव्यमान के रूप में, यानी ग्राम के रूप में कितने मोल होंगे, यानी इस नंबर में कितने ग्राम होंगे, ये पूछा है। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर के रूप में मोलों की संख्या दी है, इसलिए यहाँ पे नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है स्मॉल m = कैपिटल N/N0 एवोगाड्रो नंबर। अब हमने मोलों की संख्या निकालनी है भार के रूप में। n = होगा, n यहाँ पे होता है दिए गए मोलों की संख्या। दिए गए मोलों की संख्या है क्वेश्चन में 12.044 × 10⁻23 अपॉन N0 होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। इसका मान लगभग 2 के बराबर आएगा, यानी 2 मोल। 2 मोल में इतने परमाणु होंगे, 2 मोल में इतने परमाणु होंगे। 2 मोल बराबर 12.044 × 10⁻23। ये हमारा हीलियम के लिए पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन हीलियम के मोलों की संख्या थी ये। तो 2 हीलियम मोल में 12.044 × 10⁻23 मोल होंगे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा घुमा के पूछा हो, उस प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
0.5 मोल, केवल मोल दिया है यानी मोलों की संख्या दे दी है इस बार, मोल से N2 गैस 0.5 मोल N2 गैस यानी नाइट्रोजन का गैस की मात्रा मोलों की संख्या उसमें 0.5 है, से मोल का भार द्रव्यमान निकाला। मोल का द्रव्यमान निकालिए, द्रव्यमान बताइए। इस बार मोलों की संख्या दे रखी है, स्मॉल n दे रखा है 0.5 मोल। इस बार मोलों की संख्या दे दी गई है और हमें मोल का द्रव्यमान पूछा है कि इतने मोलों का द्रव्यमान क्या होगा, यानी स्मॉल m हमारे पास पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास स्मॉल n मोलों की संख्या दे रखी है और स्मॉल m हमें चाहिए। उसने पूछा है कि इतने मोलों का द्रव्यमान बताइए और हमारे पास जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन N2। N2 के 2 एटम हैं यहाँ पे N2। अब हमें मोलर मास चाहिए N2 का। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम होता है, U की जगह G होता है। लेकिन यहाँ पे N2 के मतलब नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, इसलिए 14 2 जा 28 हो जाएगा। N2 का मोलर मास निकालते हैं। N2 का मोलर मास बराबर 2 × 14 हो जाएगा, इक्वल टू 28 ग्राम। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 परमाणु हैं, एक होता तो 14 ही रहता, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखे हैं इसलिए 28 ग्राम हो गया। इस प्रकार N2 का मोलर मास निकला। अब हमें मोलों का द्रव्यमान चाहिए, इतने मोलों का द्रव्यमान। अब हम इन चीज़ों को क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। N इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। N हमारे पास पहले से दे रखा है 0.5 इक्वल टू स्मॉल m। हमें फाइंड करना है, स्मॉल m निकालना है और कैपिटल M हमने निकाला 28। स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा 0.5 × 28। इस प्रकार स्मॉल m निकला 14। स्मॉल m इज इक्वल टू 14 निकला। यहाँ पे ग्राम हो जाएगा क्योंकि मोलों के रूप में पूछा है, मोलों का द्रव्यमान पूछा है। m इक्वल टू 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम इक्वल टू 0.5 मोल। ये हमारे पास आंसर निकला। इस प्रकार से हम मोलों की संख्या पे जो भी क्वेश्चन होंगे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।